हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपने अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों को बारंबारता बटनों में व्यवस्थित करना पिछली कक्षाओं में सीखा है। अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं? ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये xi का मान है, ये fi का मान है। यानी एक कक्षा में गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं और 10 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1 है। 20 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 1 है। 36 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 3 है। इस प्रकार जो विद्यार्थियों ने जो प्राप्तांक किए हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या है। ये क्या है? अवर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है। ये क्या है? वर्गीकृत बारंबारता सारणी है। इसमें भी एक कक्षा में गणित विषय में लिए गए अंकों के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। 10 से 25, ये क्या हो गया? वर्ग अंतराल, यानी वर्ग कर दिया इसका हमने, क्लास इंटरवल बना दिया। 10 से 25 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2 है। और 25 से 40 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3 है। ये जो आंकड़े हैं, ये क्या? वर्गीकृत बारंबारता सारणी है। और ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये क्या है? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है। इनसे आपने पिछली कक्षाओं में आंकड़ों का चित्रीय रूप से विभिन्न आलेखों जैसे दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज निरूपित करना सीखा था। साथ ही आपने पिछली कक्षाओं में अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना भी सीखा था। माध्य, माध्यक और बहुलक ये क्या हैं? ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। इनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है और माध्यक को मीडियन कहा जाता है। बहुलक को मोड कहा जाता है। कक्षा 10 के अंदर अब वर्गीकृत बारंबारता सारणी यानी वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे और उनसे हमने माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करना है। और साथ में ही हमने संचयी बारंबारता वक्र भी बनाना सीखना है, जो त्वरण कहलाती है, यानी इसको ऑजिव्स कहते हैं। तो संचयी बारंबारता वक्र भी हम खींचना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप अवर्गीकृत आंकड़ों से और वर्गीकृत दिए गए आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये प्रेक्षण को हम xi, जो यानी प्रेक्षण जो दिए गए आंकड़े हैं वो हमारे पास x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक दिए गए हैं। x1 की जो बारंबारता है वो f1 है, x2 की बारंबारता f2 है, x3 की बारंबारता f3 है। इस प्रकार xn की बारंबारता क्या है? fn है। जब हमने माध्य ज्ञात करना है, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा था कि fi की xi से मल्टीप्लाई करनी है। तो f1 के किससे मल्टीप्लाई होगी? x1 की, क्योंकि x1 जो है वो f1 बार आ रहा है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंकड़ों का योग आ जाएगा। तो x1 की f1 से मल्टीप्लाई की हमने, f1 इंटू x1 आ गया। इसी प्रकार f2 की x2 से f2 x2 आ जाएगा। f3 की x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f3 x3 में आ जाएगा एंड सो ऑन। और fn की xn से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? fn इंटू xn आ जाएगा। ये क्या आ गया? प्रेक्षणों का योगफल आए। इन सभी का जब हम योग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रेक्षणों का योगफल कहलाएगा। उस माध्य क्या होता है? x बार। प्रेक्षणों का योगफल डिवाइड में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योगफल तो ये है, इन सभी को हम जोड़ देंगे, f1 इंटू x1 प्लस f2 x2 एंड सो ऑन प्लस fn xn, यानी बारंबारता जो हमारे पास दी गई है, इन सभी का क्या कर देंगे? हम योगफल कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। प्रेक्षणों का योगफल डिवाइड में प्रेक्षणों की संख्या होती है। f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn, इन सभी का योगफल को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, समेशन fi xi, जहाँ पे i का मान क्या है? 1 से लेकर के n तक है, क्योंकि ये fn xn कहाँ तक है? fn xn तक है। और इसी प्रकार f1 प्लस f2 प्लस एंड सो ऑन fn है। इन सभी का जब हम योगफल करेंगे तो वो क्या आएगा? समेशन
आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। फॉर्म में हम इस प्रकार लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई। ये जो है ये सिंबल किसका है, सिग्मा का है। ये बड़ा कैपिटल सिग्मा है, इसका मीन होता है समेशन। समेशन का मतलब जोड़ना, योगफल ज्ञात करना, तो इसलिए इस सिंबल का हम योगफल के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये क्या आ गया, ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है वो किसका है, माध्य ज्ञात करने का। तो दिए गए आंकड़ों से हम माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का और उससे हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 1 है, कक्षा 10वीं में गणित विषय में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो गणित विषय में 10 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है, और 20 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है, और 36 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की कितने 3 है। तो इस प्रकार जो विद्यार्थियों ने प्राप्तांक किए हैं ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब ये जो दी गई सारणी है इससे हमने माध्य ज्ञात करना है। तो ये क्या है, एक्स आई है, और ये क्या है, एफ आई है। हमने क्या करना है, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ आई एक्स आई। अब हम 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 10। फिर हम 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी प्रकार 36 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। इस प्रकार इन सब की मल्टीप्लाई करके हम एफ आई एक्स आई में रखेंगे। इस प्रकार हमने एक्स आई की एफ आई से मल्टीप्लाई कर ली और ये हमारे पास सारों के एफ आई एक्स आई के मान आ गए। अब हम एफ आई एक्स आई का जो ये मान आए हैं इन सभी का हमने क्या करना है, योगफल करना है। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई से डिनोट करते हैं। इन सभी का जब हम योगफल करेंगे तो समेशन एफ आई एक्स आई का मान कितना आएगा, 1779 आएगा, और समेशन ऑफ एफ आई इनका योगफल कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों के ये आंकड़े दिए गए हैं। अब हमने क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने का क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में समेशन एफ आई। तो अब हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई डिवाइड में समेशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1779, वो हम यहाँ रख देंगे और इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे। तो 30 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, 59.3 आएगी। तो ये क्या है, दिए गए आंकड़ों का क्या है, माध्य है। ये हमने अवर्गीकृत आंकड़े जो दिए गए हैं उनका हमने माध्य ज्ञात किया है। ये हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, इनका हमने माध्य ज्ञात किया। अब इनको हमने वर्गीकृत करना है और फिर हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। ये हमारे पास अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है। अब हमने इसको वर्गीकृत बारंबारता सारणी में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो अब ये जो हमारे पास जो प्राप्तांक है विद्यार्थियों के, और ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, इसका हमने ग्रुप बनाना है। वर्ग अंतराल ले लेते हैं 15, और सबसे पहले अंक कितने हैं, 10 है। तो 10 में 15 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 10 से लेकर के 25 तक पहला हम वर्ग अंतराल लेते हैं। तो ये वर्ग अंतराल की क्या है, निचली सीमा है, और ये क्या है, ऊपरी सीमा है। यानी ये निम्न सीमा है और ये ऊपरी सीमा है। इस वर्ग अंतराल में जो विद्यार्थी आएंगे जिनके अंक 10 और 10 से ज़्यादा होंगे लेकिन 25 से कम होंगे, 25 अंक लेने वाले विद्यार्थी इस वर्ग अंतराल में नहीं आएंगे। यानी जो वर्ग अंतराल यानी जो ग्रुप बनता है उसकी जो ऊपरी सीमा होती है उस अंक वो क्या आते हैं, आगे वाले ग्रुप में आते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें देखेंगे 10 से 25, यानी 10 से 25 का मतलब ये है 10 से लेकर के 25 से कम तक। तो 10 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है, और 20 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये आगे कितना है, 36। तो ये इस ग्रुप में नहीं आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 2। तो ये आगे विद्यार्थियों की संख्या जिसको हमने एफ आई से डिनोट किया है। 10 से 25 जो वर्गांतराल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 2। अब आगे लेंगे हम 25 से लेकर के 40 तक, क्योंकि हमने वर्ग जो अंतराल है वो 15 माना है। तो 25 में 15 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इस वर्ग अंतराल में वो विद्यार्थी आएंगे जिनके अंक 25
और 25 से ज़्यादा होंगे लेकिन 40 से कम होंगे। तो 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस वर्ग अंतराल में नहीं आएंगे, वो अगले वर्ग अंतराल में आएंगे। तो अब हम देखते हैं 25 से लेकर के 40 से कम तक के विद्यार्थी कितने हैं। तो ये जो 36 है अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 3 हैं, और 40 अंक लेने वाले 4 हैं। तो 40 अंक लेने वाले तो इस ग्रुप में आएंगे नहीं, तो 36 वाले कितने होंगे, 3। 25 से 40 वर्ग अंतराल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब लेंगे हम 40 से 55 तक। 40 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4 है, और 50 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3 है। आगे 56, ये अगले वर्ग अंतराल में आएगा। तो 40 और 50 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 7। तो 40 से लेकर के 55 तक जो वर्ग अंतराल बना है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। इस प्रकार हम सभी वर्ग अंतराल में विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। तो आखिरी है 85 से लेकर के 100 तक। तो 85 से लेकर के 100 तक यानी 100 से कम तक जो है हमारे पास। तो यहाँ पे कितना है, 100 अंक किसी भी विद्यार्थी के इसमें नहीं है। अगर 100 अंक होते तो हम एक वर्ग अंतराल और लेते। तो 85 से ज़्यादा और 100 से कम तो कितने हैं, 88 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2 है, और 92 लेने वाले कितने हैं, 3 है, और 95 वाले कितने हैं, 1 है। तो ये कितने हो गए, 2 और 3 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो इस प्रकार 85 से लेकर के 100 का जो वर्ग अंतराल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई है, 6 आई है। अब ये जो अवर्गीकृत जो आंकड़े दिए गए थे उसको हमने वर्गीकृत आंकड़ों में बदल लिया। इस अध्याय में हमारे को वर्गीकृत आंकड़े ही दिए होंगे, उनसे हमने माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीखना है, और साथ में ही तोरण खींचना भी सीखना है। तो सबसे पहले हम अब माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने FI और XI की मल्टीप्लाई करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे XI नहीं दिया गया है, तो अब यहाँ पे XI क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु किसका है, इस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु XI है जो इस वर्ग अंतराल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु को साथ में वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। और मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, वर्ग चिन्ह, मध्य बिंदु। वर्ग चिन्ह और मध्य बिंदु एक ही होते हैं। इसको क्या, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइड में 2 होता है। तो पहला वर्ग अंतराल है हमारे पास 10 से लेकर के 25 तक। तो इसकी ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है, 25 है। तो 25 प्लस निचली वर्ग सीमा इसकी कितनी है, 10 है, हमने 10 ले लिया। इन दोनों का योग करके हमने डिवाइड करना है 2 से। तो 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35। 35 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा इस वर्ग अंतराल का, और यही इस वर्ग अंतराल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार हम सभी वर्ग अंतराल के क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। अब मध्य बिंदु हमें मालूम हो गए और बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या हमें मालूम है, तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, FI XI। तो 2 की 17.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। 32.5 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 97.5 आएगा। इस प्रकार हमने FI की XI से मल्टीप्लाई करके सभी ये मान ज्ञात कर लिए। अब हम इनका योगफल ज्ञात करते हैं। समेशन ऑफ FI XI, इन सभी का जो योगफल है वो आएगा 1860.0 ये आ जाएगा। और समेशन ऑफ हम FI ज्ञात करते हैं। ये तो हमें मालूम है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई थी, 30। तो इनका योगफल कितना आएगा, 30 आएगा। माध्य को हम डिनोट करते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI डिवाइड में समेशन FI। तो हमारे पास जो FI और XI का योगफल है वो कितना है, 1860 है। वो यहाँ पे रख देते हैं 1860 डिवाइड में समेशन ऑफ FI कितना है हमारे पास, 30 है।
तो हम 30 से डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 से हम काटेंगे, किस पे जाएगा 6 और 2, तो इस प्रकार ये कितना मान आ गया 62 आ गया। तो इस प्रकार इन आंकड़ों का जो माध्य आया है वो कितना आया है 62 आया है। जबकि हमने पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य ज्ञात किया था, अवर्गीकृत जब आंकड़े थे तब हमने जो माध्य ज्ञात किया था वो हमारे पास 59.3 आया था और यहाँ पे कितना आया है 62 आया है। तो ये दोनों माध्य क्या हैं, अलग अलग हैं। अब इनमें दोनों माध्य में माध्य कौन सा सही है, ये माध्य जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब ये क्या है, ये गलत नहीं है, ये क्या है इसका सन्निकट मान है, यानी लगभग अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल है। तो ये जो मान है वो एक्यूरेट है इसका, और ये क्या है लगभग इसके बराबर है। तो यह अंतर क्यों आया, ये अंतर इसलिए आया कि जब हमने जो xi था हमारे पास, यहाँ पे क्या था xi जो है वो एक्यूरेट, ये 17.5 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 10 से 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10 से 25 का मध्य बिंदु जो हमने निकाला है, तो ये जो अंतर आया है वो इस मध्य बिंदु की वजह से ही आया है। लेकिन अब जो हम इस अध्याय के अंदर इसी प्रकार हम माध्य ज्ञात करेंगे, तो मध्य बिंदु लेकर के ही माध्य ज्ञात करेंगे। ये गलत नहीं है, ये इसके लगभग क्या है बराबर है, ये इसके लगभग बराबर है। तो इसलिए ये मान जो है ये भी इसका मान सही है। इस विधि से जो हमने माध्य ज्ञात किया है यह विधि क्या कहलाती है, विधि को क्या कहते हैं, यह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, यानी डायरेक्ट मेथड है। जब आपसे दिए गए आंकड़ों से डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना हो तो आपने इस प्रकार इस विधि से माध्य ज्ञात करना है। अब क्या होगा, जो दैनिक जीवन में हमारे पास जो दिए गए आंकड़े हैं यदि वो संख्यात्मक रूप से बड़े हों, जैसे यहाँ 0.55 आ गया, या इनके जो मान हैं संख्यात्मक रूप से अधिक हो, तो मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा जटिल हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है त्रुटि होने की संभावना होती है। तो इसको और सरल कौन सी विधि है कि उससे सरल करके हम इसे माध्य ज्ञात करते हैं, आइए वो हम सीखते हैं। ये हमारे पास वर्ग अंतराल दिए गए हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, ये हमने मध्य बिंदु पिछले एग्जाम्पल में ज्ञात किए थे। अब fi में को तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम जो कर सकते हैं वो xi में कर सकते हैं, इसको हम सरल कर सकते हैं। तो इसका हम क्या निकालते हैं, विचलन निकालते हैं। प्रत्येक xi का विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन क्या होता है, डेविएशन, d से डिनोट किया जाता है उसको, किससे डिनोट किया जाता है d। तो इसको हम लिखेंगे di इज इक्वल टू क्या होता है, इनके जो बीच में जो संख्या आएगी वो हमारा अज्यूम्ड मीन होगा। तो हम क्या ले सकते हैं, या तो 47.5 ले सकते हैं, ये बीच में है, और या 62.5 ले सकते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं 47.5 ले लेते हैं, ये क्या है इसका अज्यूम्ड मीन है। तो इसका ये जो मान लिया है हमने, तो ये हमारे पास a का मान है। तो a बराबर हमारे पास कितना है 47.5 है, 47.5 हो गया। तो अब xi के अंदर से हमने a माइनस करना है, मान कितना है 17.5 है। 17.5 में से 47.5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -30 आएगा। i का मान अब क्या है 32.5 है, में से a 47.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा -15 आ जाएगा। और 47.5 में से 47.5 घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा। तो इसी प्रकार 62.5 माइनस करेंगे 47.5 को तो हमारे पास कितना आएगा 15 आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। xi का जो स्थान है वो किसने ले लिया, di ने ले लिया। अब हम fi di मल्टीप्लाई करते हैं, fi di। अब इसकी और fi की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की -30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया -60। 3 की -15 से करेंगे कितना आएगा -45। तो अब इसमें प्लस की संख्याओं का जो योग है वो कितना है, ये कितना है प्लस, हमारे पास इसको ऐड कर दीजिए 0,
9 और 8 कितने हुए 17 और 7 कितना हो गया 24, 2 1 3 और 2 कितना हो गया 5। तो प्लस की जो संख्याओं का योग है वो कितना आ गया 540 आ गया। और जो ये माइनस वाली संख्याएं हैं इनका योग कितना आ गया -105 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं समेशन FI/DI करते हैं। तो प्लस के 540 हैं और माइनस के 105 हैं। तो 540 में से 105 घटा देंगे तो हमारे को कितना मिलेगा 435। तो ये हमारे पास आ गया। विचलनों का माध्य है। विचलनों का माध्य है। विचलन क्या है हमारे पास D है। तो D बार हमने D विचलन लिया है, इसका हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे हम समेशन FI/XI डिवाइड बाई समेशन FI करते हैं तो XI का स्थान किसने ले लिया DI ने ले लिया। तो क्या हो जाएगा समेशन FI/DI डिवाइड में समेशन FI आ गया, ये आ गया। अब इस DI का मान कितना है XI माइनस A है, तो वह हम यहाँ पे रख देते हैं। तो D बार इज इक्वल टू समेशन FI और DI की जगह क्या रखेंगे XI माइनस A रखेंगे डिवाइड में समेशन FI। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो समेशन FI/XI माइनस A को समेशन FI से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा A समेशन FI। इसको हम अलग अलग समेशन FI से डिवाइड कर देते हैं समेशन FI। तो ये समेशन FI से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जो D है D बार इज इक्वल टू क्या, इसको हम क्या लिखते हैं समेशन FI/XI डिवाइड में समेशन FI, इसको हम क्या लिखते हैं x बार लिखते हैं माइनस A। हमें क्या निकालना है x बार माध्य निकालना है। तो x बार इज इक्वल टू कितना आ गया D बार प्लस A, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस D बार इज इक्वल टू कितना है समेशन FI/DI डिवाइड में समेशन FI। तो ये क्या आ गया माध्य निकालने का फार्मूला आ गया। तो x बार इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा A प्लस समेशन FI/DI डिवाइड में समेशन FI। ये ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने XI को क्या लिखा था DI इज इक्वल टू XI माइनस A लिखा था। अब माध्य का फार्मूला हमारे पास क्या हो गया x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI/DI डिवाइड में समेशन FI। तो यहाँ हम A का मान रख देते हैं। A का मान कितना है 47.5 है प्लस समेशन FI/DI का मान कितना है 435 है डिवाइड में समेशन FI, ये समेशन FI। तो FI का मान कितना है तो ये कितना है 30, इसको 30 से हम डिवाइड कर देते हैं। पहले हम इसको 3 से कैंसिल करते हैं कितना है 10। तो ये कितना आ गया 3 पे जाएगा तो 1, 13 4 पे और ये 5। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं पहले हम लिखेंगे 47.5 प्लस डिवाइड में कितना है 10 है तो कितना आ जाएगा 14.5 आ गया। तो इसका जब हम योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 5 कितना हो गया 10 के क्या आ गया 0.7 और 4 11 और एक कितना 12 और एक हसल थी 5 और एक कितना 6। तो ये कितना आ गया 62 आ गया। तो ये क्या है माध्य है। जो हमने पहले माध्य निकाला था वो भी कितना आया था 62 आया था, और अब हमने इस विधि से माध्य निकाला है तो वो भी क्या है 62 आया है। तो यानी अब हमने XI को क्या कर लिया था थोड़ा सरल कर लिया था, दशमलव हमारा हट गया था और कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हुई थी। अब इस विधि को क्या कहते हैं, ये जो विधि है वो कौन सी है, यह विधि कल्पित माध्य विधि कहलाती है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि दिए गए आंकड़ों से कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो तो आपने इस विधि से माध्य ज्ञात करना है। आइए अब हम XI को और सरल करके देखते हैं और दिए गए
जो आंकड़े हैं उससे हम माध्य ज्ञात करते हैं। ये हमने वर्गांतराल विद्यार्थियों की संख्या FI और XI लिख लिया। अब XI को हमने क्या किया था, DI A = 47.5 और DI = क्या था, XI - A किया था, जो हमने ये निकाला था। अब हम इसको और सरल कर रहे हैं, तो उसको हम सरल कर सकते हैं इस प्रकार, UI = होगा XI - A। अब इसको, इस वर्ग अंतराल की जो चौड़ाई है उसको हम किससे लेते हैं, H से लेते हैं। वो कितनी है, 25 - 10 करें कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 हो जाएगा। तो अब XI - A जो हमने DI का मान निकाला था, यदि हम इसको H से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, XI और भी सरल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास क्या है, XI का मान कितना है, 17.5 है, यहाँ रख देते हैं 17.5, और हमने A किसको माना है, 47.5 को माना है। ये हमारे पास क्या है, A है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं A = 47.5 है। तो माइनस क्या कर देते हैं, 47.5 डिवाइड में H क्या है, इस वर्ग की चौड़ाई है, वो कितनी है, 15 से हम इसको भाग दे देते हैं। तो 17.5 में से 47.5 जाएंगे तो वो कितने आ जाएंगे, -30 आ जाएगा, और बटे में कितना है, 15। तो ये किस पे कैंसिल हो गया, 2 पे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ कितना आ गया, ये -2 आ जाएगा। तो इस 32.5 को माइनस करते हैं हम, 47.5 करते हैं तो कितना आया, -15 आया। तो -15 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और जब हम, अब यहाँ पे XI का मान कितना है, 47.5 है, तो 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 को जब हम 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार आगे जो हमारे पास जो मान है वो कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ कितना आया था, 62.5 में 47.5 हमने घटाया था, तो हमारे पास कितना आया था, 15 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 1, आगे कितना आएगा, 2, फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस विधि में जो ये हमने UI के मान निकाले हैं, जिसको हमने A माने उसके सामने मान हमेशा 0 आएगा, और उससे नीचे हमेशा 1, 2, 3 आएगा, और ऊपर जो है हमारे हमेशा क्या आएगा, माइनस से स्टार्ट होगा, -1, -2, अगर ज़्यादा आंकड़े हैं तो क्या आएगा, -3, -4 होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, FI की UI से मल्टीप्लाई करते हैं कि UI जो है ये किसका स्थान ले लिया, XI का स्थान ले लिया। तो हमारे पास 2 की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, -4, 3 की -1 से होगा तो -3, 7 की 0 से होगी कितना है, 0, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12, और 6 की 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 18। अब हम इनका योगफल करते हैं, तो ये जो प्लस की संख्याएं हैं इनका जो योगफल है वो कितना आ गया, 36 आ गया, और ये जो माइनस की जो संख्याएं हैं इनका योगफल कितना आ गया, -7 आ गया। तो समेशन FI UI = 36 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और समेशन ऑफ FI हमें मालूम है वो कितना है, 30 है। अब हमने XI की जगह हमने क्या लिख लिया, UI, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U बार हो जाएगा। तो यानी अब इसका हम माध्य निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, समेशन FI UI डिवाइड में समेशन FI हो जाएगा। तो एक, अब देखिए समेशन FI UI को हमने क्या लिखा है, XI - A डिवाइड में H, ये लिखा है, और यहाँ पर क्या है, समेशन FI है। तो देखिए U बार = इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/h बाहर आ गया कॉमन, और आ गया हमारे पास समेशन FI XI - A समेशन, हमने समेशन FI की XI से मल्टीप्लाई की, समेशन FI XI - A
ए बाहर आ गया, समेशन एफ आई, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, समेशन एफ आई। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/h, अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डिवाइड में समेशन एफ आई, और ए हमारे पास है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार लिख सकते हैं। तो u बार इज इक्वल टू 1/h इंटू क्या आ गया, x बार माइनस a आ गया। तो h की u बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो u बार इंटू एच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस a। हमें क्या चाहिए, x बार, यानी माध्य तो ये चाहिए हमें। तो क्या आ जाएगा, a प्लस यू बार इंटू एच आ गया। तो u बार को हम क्या लिख सकते हैं, u बार को हम लिख सकते हैं, पहले हम a लिखेंगे प्लस u बार इज इक्वल टू कितना है, समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, समेशन एफ आई यू आई डिवाइड में समेशन एफ आई इंटू क्या हो गया, h। ये क्या आ गया, माध्य निकालने का फार्मूला आ गया जब हमने एक्स आई को क्या लिखा था, यू आई, एक्स आई माइनस ए डिवाइड में h किया था। तो माइनस ए किया तो प्लस हो गया, और h डिवाइड में किया था तो ये सिर्फ समेशन एफ आई यू आई डिवाइड में एफ आई के मल्टीप्लाई में आ गया। माध्य का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड में समेशन एफ आई इंटू एच। अब ये सारे मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ए का मान क्या है, जो कल्पित माध्य है, जो हमारे पास एज्यूम्ड मीन है, वो कितना है, 47.5 है। 47.5 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है, 29 डिवाइड में 30 इंटू एच, वर्ग माप हमारे पास कितना है, इसको वर्ग की जो चौड़ाई है इसको हम वर्ग माप बोलते हैं साथ में। तो वो कितना है, 15। तो ये किससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 47.5 प्लस, अब 29 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 14.5 आ जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, माध्य का मान आ गया। जो हमने पिछली 2 विधियों में प्रत्यक्ष विधि से और जो हमारे पास है कल्पित माध्य विधि से, उन दोनों विधियों से जो हमने माध्य निकाला था वो भी कितना आया था, 62 आया था। ये इसका मतलब ये हुआ, किसी भी विधि से अगर हम दिए गए जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं और माध्य ज्ञात करें तो वो माध्य हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। अब इस विधि को क्या कहते हैं, यह विधि पग विचलन विधि कहलाती है। इंग्लिश में इसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। इस विधि का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो संख्यात्मक रूप से क्या हों, बड़े हों, तब हम इस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इस विधि में एक और हमें ध्यान रखना होता है कि जो ये वर्ग माप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, या इनका जो है एक सारव गुणनखंड होना चाहिए वर्ग माप का, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीनों विधियों से जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो हमेशा समान आएगा। उम्मीद है इस वीडियो में समझाई गई माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियां आपको समझ में आई हैं। समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।